हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमारा आज का टॉपिक है वेटेड अरिथमेटिक मीन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स में आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में डिटेल में बताया था। वो भी जो मीन था उसमें वो अरिथमेटिक मीन ही था। अब वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या डिफरेंस है? ये भी एक तरह का ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन इसको हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो एक सी नहीं होती है। जो अरिथमेटिक मीन था हम उसमें देखते थे कि जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती थी वो x1, x2, x3 से लेके xn तक वो सब एक ही इंपॉर्टेंस की वैल्यू की ऑब्जर्वेशंस होती थी। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी ऑब्जर्वेशंस की इंपॉर्टेंस डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, कोई हाई इंपॉर्टेंस की है, कोई लो इंपॉर्टेंस की है, तो उस टाइम पर हम वेटेड अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हर ऑब्जर्वेशन को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से कुछ वेट असाइन करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेट के हिसाब से जब हम ऑब्जर्वेशन को हम उसके प्रोडक्ट करते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन और उसके वेट से, तो हम उसको फिर जो हमारा WX निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार W से। इसमें W ये सफिक्स है हमारा। अरिथमेटिक मीन को हम, आपको अगर ध्यान हो तो हम x बार से रिप्रेजेंट करते थे। इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको बताता हूं। पहले मैं अरिथमेटिक मीन को बता दूं। इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ अनइक्वल इंपॉर्टेंस। अब इसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपका कोई इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेशन में हर चीज की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उस टाइम क्या होता है कि फूड प्रोडक्ट्स के जो है प्राइस वो भी बढ़ेंगे, आपके जो अपैरल है उसके जो प्राइसेस है वो भी बढ़ेंगे, आपके शूज हैं वो भी बढ़ेंगे। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली आमतौर पर किस चीज की फिक्र ज्यादा करती है, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देती है इन्फ्लेशन में? वो ये सोचती है, वो फूड आइटम्स को, फूड प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि हम किसी तरह से ये फूड प्रोडक्ट्स हमारे लिए अफोर्डेबल हो जाए। वो एक टाइम को अपने शूज के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकता है, या आप अपने क्लोथ्स पे वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। वो क्लोथ्स को और शूज को इतनी इंपॉर्टेंस उस टाइम नहीं देंगे इन्फ्लेशन में जितना वो फूड प्रोडक्ट्स को देंगे, क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स जो है वो एक नेसेसिटी है एक ह्यूमन बीइंग की। तो इसलिए हम फूड प्रोडक्ट्स को ज्यादा वेट असाइन करेंगे और जो बाकी के चीजें हैं जैसे शूज या क्लोथ्स हो गए उनको हम कम वेट असाइन करेंगे। ठीक है, तो यही होता है, वी असाइन सम वेट टू द ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। अब इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक। ठीक है, और हमने इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट असाइन कर रखा है। मान लीजिए W1, W2 और W3 एंड सो ऑन टिल Wn। तो अब हमारा जो मीन ये वेटेड अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा कि हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, ये आपस में इनका प्रोडक्ट होगा, यानी ये x1 इंटू W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 so on xn Wn अपॉन जो हमारा वेट होगा उन सब का हम सम कर लेंगे। W1 प्लस W2 प्लस W3 टिल Wn। तो हमारा फॉर्मूला क्या डिराइव होगा वेटेड अरिथमेटिक मीन का, यानी समेशन ऑफ WX अपॉन समेशन ऑफ W। ये हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन का ये फॉर्मूला है। आपको ध्यान होगा जो हमारा अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन
समेशन एन, ये समेशन एन जो होती थी ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती थी, और ये समेशन एक्स जो होता था ये हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन था उनका सबका टोटल होता था। लेकिन यहां पर हम वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या करते हैं, हम समेशन एक्स नहीं लेते, हम समेशन डब्ल्यू एक्स लेते हैं, क्योंकि हम हर ऑब्जर्वेशन को कोई वेट असाइन करते हैं। और यहां पर हम डिवाइड करते थे समेशन एन से जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, बट यहां पर वेटेड अरिथमेटिक मीन में हम इसको डिवाइड करते हैं जो समेशन वेट से डब्ल्यू से जो भी हम वेट असाइन करते हैं टोटल उन सब को प्लस कर लेते हैं और उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल से इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है कि हमारे पास कोई आइटम है और हर आइटम को हमने कुछ ना कुछ वेट असाइन कर रखा है उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। और उसके बाद हम वेटेड एवरेज का जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। मान लीजिए आइटम है 5, 10, 25, 20, 25 और 30, ठीक है। और हमने वेट असाइन कर रखा है इनको इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से 8, 4, 5, 10, 7 और 6। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये आइटम है जो ऑब्जर्वेशन है हमारी x और ये वेट है हमारा उसका वेट दे रखा है, उसको आपस में हमें उनका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ये 5 है और ये 8 है तो यहां हो जाएगा 40, 10 4 40, 25 5 125, फिर 20 ये 200 और ये 175 और ये हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि समेशन डब्ल्यू एक्स है और समेशन डब्ल्यू इन दोनों को हमें प्लस कर लेना है। ये समेशन डब्ल्यू क्या हो गया हमारा, समेशन डब्ल्यू हमारा हुआ, सबको हम प्लस करेंगे तो 40, और समेशन डब्ल्यू एक्स हमारा हो गया, डब्ल्यू एक्स वो हमारा हो गया 760। जब हम सबको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो हमें अब क्या करना है, हमें एक्स बार निकालने के लिए समेशन डब्ल्यू एक्स यहां से रख लेना है, समेशन डब्ल्यू यहां से उठाकर रख लेना है। तो एक्स डब्ल्यू बार वो हमारा हो गया 760 डिवाइडेड बाई 40। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आएगा 19। तो हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन जो आया वो इसका 19 आया। अच्छा, अगर हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालते, अगर हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालते तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और ये कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो n हमारा हो जाता 6, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारा था x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो अब इनको हम जब प्लस करते तो कितना आता, समेशन x हमारा कितना हो जाता 5 10 15 15 और 25 40 40 और 20 60 85 85 और 30 115। तो ये हो जाता हमारा 115 अपॉन समेशन x तो हमारा हो जाता 115 और n हमारा है 6, तो हमारा x बार क्या हो जाता 115 अपॉन 6। जब हम इसको सॉल्व करते तो 6 1 6 5 6 8 48 6 9 54 9.6 1 6 समथिंग लगभग 6 4 24 6 5 30 6 6 36 लगभग शायद 19.16 आता। तो हमारा अरिथमेटिक मीन आता 19.16 और हमारा जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है वो 19 हमारा आया। अब हम समझते हैं कि क्वार्टाइल किसे कहते हैं, क्वार्टाइल क्या होता है।
क्वार्टाइल जो होता है कि जो भी हमारा जो गिवन डेटा होता है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हर पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, इट इज अ मेजर विच डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है, यहां से ये एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। यहां पर जो वैल्यू है वो 0 है और ये मान लीजिए 100 है। ठीक है, तो क्वार्टाइल क्या करता है कि पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, वो लगभग मान लीजिए वो यहां पर आता है, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 50, ये मिड पॉइंट है इसका। तो ठीक है, तो और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो लगभग यहां पर आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 और ये यहां पर आएगा, लगभग इसकी वैल्यू हो जाएगी 75। तो क्वार्टाइल क्या करता है कि पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स बनते हैं जब हम किसी भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ये हुआ हमारा, ठीक है, एक क्वार्टाइल ये हुआ, इसको हम कहते हैं Q1, और एक क्वार्टाइल ये हुआ हमारा, इसको कहते हैं Q2, और एक क्वार्टाइल हमारा हुआ ये, इसको हम कहते हैं Q3। तो 3 क्वार्टाइल हमें मिलते हैं। ठीक है, ये जो Q2 क्वार्टाइल है ये कहलाता है मीडियन, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। मीडियन अगर आपको याद होगा, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मीडियन वो पॉइंट होता है कि जो डेटा को बिल्कुल 2 पार्ट्स में बांट देता है और एक तरफ उस मीडियन से लेसर वैल्यूज होती हैं और दूसरी तरफ मीडियन से ग्रेटर वैल्यूज होती हैं। तो ये बिल्कुल हमारा जो मिड पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा मीडियन। ठीक है, ये Q1 हमारा कहलाएगा लोअर क्वार्टाइल, और ये Q3 हमारा कहलाया जाएगा अपर क्वार्टाइल। और ये जो वैल्यू हमारी होगी ये हमारी कहलाई जाएगी यहां पे जो वैल्यू होगी 0 है, तो ये हमारी कहलाएगी लोअर एक्सट्रीम मिनिमम, और ये वाली वैल्यू हमारी कहलाई जाएगी यहां पर, ये है अपर एक्सट्रीम मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, हम अगर देखें तो ये जो हमारा डेटा है जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ और हर पार्ट्स में इक्वल हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये जो Q1 से लेकर Q3 के बीच में हमारा डेटा आएगा, ये हमारा ये सेंट्रली हमारा 50% डेटा होता है, जो कि सेंट्रली 50% डेटा होता है। ये हमारा Q1 से लेकर Q3 के बीच में आता है। तो ये हमारा हो गया क्वार्टाइल, जो अभी हमने आपको बताया कि पूरे डेटा को इक्वल नंबर ऑफ 4 पार्ट्स में ये डिवाइड कर देता है डेटा को। ये Q1, Q2, Q3 3 हमें क्वार्टाइल मिलते हैं। Q2 जो होता है वो मीडियन होता है, Q1 हमारा लोअर क्वार्टाइल है और Q3 हमारा अपर क्वार्टाइल है। और जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है वो लोअर एक्सट्रीम मिनिमम होता है और जो एंड पॉइंट है वो अपर एक्सट्रीम मैक्सिमम होता है। और Q1 और Q3 के बीच में हमारा सेंट्रली 50% डेटा हमारा इसमें एग्जिस्ट करता है। अब क्वार्टाइल को हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स आर 22, 26, 14, 30, 18, 11, 35, 41, 12, 32। ये 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं जो उनको मिले हैं एग्जाम में। हम जब क्वार्टाइल निकालेंगे तो जो भी हमारा डेटा होगा हम उसको क्या करेंगे, वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे, पहले सबसे छोटा और उसके लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये हो जाएगा हमारा 11, 12, 14, 18, 22, 26, 30,
32, 35 और 41। जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो हमारा डेटा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब क्वार्टाइल जो होता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि Q1, Q2, Q3 हमारे 3 क्वार्टाइल हमें मिलते हैं। उनको हम जब फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम Q1 को अगर करेंगे तो ये होगा Q1 जो होगा हमारा, ये क्वार्टाइल 1, ये होगा साइज ऑफ n+1 अपॉन 4, n+1 अपॉन 4th आइटम, ये हमारा Q1 होगा। और Q2 हमारा जो होगा वो होगा साइज ऑफ n+1, ये सेम रहेगा, और अपॉन 4, और यहां पर क्योंकि ये 2 है, सेकेंड क्वार्टाइल है, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये TH आइटम। और Q3 जो हमारा होगा वो होगा साइज ऑफ, यहां ये थर्ड क्वार्टाइल है इसलिए हम यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा n+1 अपॉन 4th आइटम। ठीक है। अब जब हम यहां पर, तो एक्चुअली क्या है, ये Q1 है तो हम यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, Q2 में 2 से करते हैं, Q3 में 3 से कर देते हैं, तो 1 की तो 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा। अब ये जो हमने 2 से किया है, तो 2 जब हम, और यहां 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो Q2 का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। ठीक है। अब हम Q1, Q2 और Q3 हम अपने इसमें से निकाल लेते हैं। तो Q1 क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू साइज ऑफ n। n क्या है, n, ये 10 स्टूडेंट्स है ना हमारे, ये, तो n इज इक्वल टू हो गया हमारा 10। तो साइज ऑफ, अब n+1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 10+1 11 अपॉन 4th आइटम। ठीक है। और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/4 हमारा हो जाएगा 2.75, यानी 2.75 आइटम। ठीक है। और Q2 हमारा हो जाएगा साइज ऑफ, यहां क्या है, n+1 अपॉन 2, तो n+1 तो हमारा 10+1 हो गया 11/2 आइटम, तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 आइटम। और Q3 जो है वो हमारा हो जाएगा 3n+1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 11/4 हम कर लेते हैं, 11 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2.75 इंटू 3, ये होगा 8.25, तो ये हो जाएगा 8.25 आइटम। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज जो है वो इसमें से फाइंड आउट करते हैं। अब जब हम ये Q1, Q2, Q3 की हमने ये वैल्यूज निकाल ली हैं, जैसे कि ये आया है, अभी ये साइज ऑफ आइटम आया है। अब एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे Q1 है, तो Q1 की वैल्यू है हमारी साइज ऑफ 2.75 आइटम, तो साइज ऑफ सेकंड यानी सेकंड आइटम प्लस, अब ये 0.75 जो है 0.75, ये हमारा 2.75 जो है वो 3 से कम है और 2 से ज्यादा है, यानी
3 माइनस 2। तो 0.75 का ये जो हमारा इसका पॉइंट डेसिमल के बाद की जो फिगर है 0.75, इसको हम 3 थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये हो गया, सेकेंड आइटम क्या है हमारा 12 प्लस 0.75 और थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। थर्ड आइटम हमारा 14 और सेकेंड आइटम है हमारा 12। तो 14 माइनस 12 2, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस, जब 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। तो हमारी Q1 की वैल्यू जो है वो निकल के आई 13.5। ठीक है, इसी तरह हम Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। Q2 क्या है? Q2 जो है हमारा है 5 साइज ऑफ 5.5 आइटम। ठीक है, तो फिफ्थ आइटम हमारा क्या हो गया, यहां पर हम फिफ्थ आइटम लिख लेंगे प्लस, अब ये क्या है 0.5, ये 0.5 है। तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5.5 है ना, यानी ये 6 से कम है और 5 से ज्यादा है। तो हम यहां पर जैसे थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम लिया था, तो यहां पर हम करेंगे सिक्स्थ आइटम, सिक्स्थ माइनस फिफ्थ आइटम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, फिफ्थ आइटम हमारा क्या है 1 2 3 4 5 22 प्लस 0.5 सिक्स्थ माइनस फिफ्थ आइटम। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 26 माइनस 22 यानी 4। तो ये हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा 22 प्लस 0.5 इंटू 4 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हो गया, Q2 का आंसर हमारा निकल के आया 22 प्लस 2 24। इसी तरह अब हम Q3 निकाल लेते हैं। ठीक है, Q3 कैसे निकलेगा, साइज ऑफ एट्थ आइटम। अब एट्थ आइटम क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ आइटम है हमारा 32। तो हम 32 प्लस यहां पर क्या है 8.25, तो 0.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 8.25 जो है वो 8 से ज्यादा है और 9 से कम है। तो नाइन्थ आइटम, नाइन्थ माइनस एट्थ आइटम, तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 0.25 इंटू 9 माइनस 8। तो ये 10 है, ये 9, नाइन्थ हो गया 35 और एट्थ हो गया 32, यानी 35 माइनस 32 3। तो इंटू 3 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 0.25 इंटू 3 हो गया 0.75। तो इसका मतलब Q3 जो हुआ वो क्या हो गया, Q3 हमारा आया 32.75, 32.75। ठीक है, ये हमारे तीन क्वार्टाइल्स जो होते हैं Q1, Q2, Q3। तो Q1 की वैल्यू आई हमारी 13.5, Q2 की वैल्यू आई हमारी 24 और Q3 की वैल्यू आई हमारी 32.75। अब इसमें एक चीज होती है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या होती है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई डेटा है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है क्वार्टाइल। तो ये हो गया हमारा Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया हमारा Q3। तो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी होती है, मतलब दो मेन क्वार्टाइल, जो ये लोअर क्वार्टाइल कहलाता है, ये लोअर क्वार्टाइल, और ये हमारा अपर क्वार्टाइल कहलाता है, अपर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो रेंज होती है वो हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। तो इसके अंदर हमारी जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो हमारी क्या निकल के आएगी, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू
Q3 माइनस Q1, तो वो क्या हो गई, Q3 हमारी 32.75 माइनस Q1 है हमारा 13.5। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.25। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो हुई हमारी हो गई 19.25। और क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो क्या कहलाता है, मुझे थोड़ा सा इस पर अब करना पड़ेगा। तो ये क्वार्टाइल रेंज को मैं हटा देता हूं। क्वार्टाइल डेविएशन उसका फॉर्मूला हमारा होता है, जो हमारी क्वार्टाइल रेंज है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी क्वार्टाइल रेंज आ जाती है। तो अब Q3 की वैल्यू क्या है, 32.75 माइनस Q1 की वैल्यू है 13.5 अपॉन 2। तो ये हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो होगा 32.75 और इसमें हमारा आया था 19.25 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब हम 19.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.625। तो 9.625 ये हमारा जो है 9.625 ये हमारी क्वार्टाइल डेविएशन हुई। तो ये हमने जाना कि क्वार्टाइल क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि परसेंटाइल किसको कहते हैं। परसेंटाइल भी एक तरह का मेजर है जो कि हमारे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक डेटा है जो कि ए से लेकर बी तक का हमारा जो डेटा है वो है, इसको हम डिवाइड किया परसेंटाइल ने 100 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये जो डेटा हमारा है इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो मिड पॉइंट होगा इसका वो हमारा आया P50, मतलब परसेंटाइल 50। और इसको जैसे P1 ये है, P2 ये है, P3 ये है, ऐसे करके ये P50 तक आ गया और यहां से आकर हमारा ये P99 होगा और ये हमारा P100 हो गया। तो 100 का जो हमारा एक डेटा, मतलब हमारा एक गिवन डेटा था उसको 100 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में परसेंटाइल में डिवाइड कर दिया। और ये जो P50 होता है ये कहलाता है परसेंटाइल का मीडियन, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में जो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो जो यहां पर मीडियन की वैल्यू होगी उससे के बराबर होंगी या उससे कम होंगी, और इसके राइट साइड की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारे मीडियन का जो वैल्यू होगी उससे बराबर होंगी या उससे ज्यादा होंगी। ठीक है, अब परसेंटाइल एक्चुअली क्या होता है कि जब एग्जाम हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आता है कि हमारी ये परसेंटाइल आई है। आपका जेई मेंस हो गया या आपका एडवांस या आपका नीट हो गया या यूजीसी नेट हो गया, उसमें क्या होता है कि आपकी परसेंटाइल आती है। तो बच्चे उसमें जरा सा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि ये परसेंटाइल हमारी आई है तो हम ये क्या चीज है एक्चुअली। तो अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आप यूजीसी नेट में आपकी जो परसेंटाइल आई है वो आई है 98। ठीक है, तो 98 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे आप उनके 2% कैंडिडेट्स से नीचे हैं और 98% कैंडिडेट्स से ऊपर हैं। समझ गए आप। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम में यूजीसी नेट में ही मान लीजिए 10 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं। ठीक है, अब 10 लाख कैंडिडेट्स बैठने का मतलब, और आपकी परसेंटाइल आती है 98, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 लाख का 2% हुआ आप उन स्टूडेंट्स से नीचे हैं, और जो 10 लाख का 98% आपका है आप उनसे ऊपर हैं। तो अब आपकी अगर हम इससे पता करें कि आपकी रैंक कितनी आएगी, तो रैंक इसको हम क्या करेंगे कि 2% ऑफ 10 लाख, मतलब आपकी जो रैंक होगी
अगर मैं परसेंटाइल 98 है तो आप 2% के नीचे हैं, तो इसका 2% कितना हो गया? तो 2% हो गया 1 2 3 4, तो इज इक्वल टू 1 2 3 4। आपकी जो रैंक आई वो 20,000 आपकी रैंक हो गई। आप समझे? मतलब आपसे ऊपर जो है, आपसे ऊपर सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 20,000 से एक कम, क्योंकि 20,000 तो आपकी रैंक हो गई। तो और बाकी जितने भी हैं, मतलब 10 लाख में से अगर हम 20,000 निकाल दें तो 9 लाख और 80,000 स्टूडेंट्स आपसे नीचे हैं। आप 9 लाख 80,000 स्टूडेंट्स से ऊपर हैं और आपसे ऊपर जो है वो 20,000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज और परसेंटाइल में भी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अब परसेंटेज अगर इसकी होगी, फॉर एग्जांपल आपकी 98% है, ये अगर ये 98% होगा और टोटल कैंडिडेट्स इतने हैं आपके, तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज कितनी हो जाएगी आपकी? 98% कितनी हो जाएगी? 98 इंटू 10 लाख, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये आया आपका, तो 98% जो हुआ वो 10 लाख स्टूडेंट्स का हुआ 98,000, सॉरी 9,80,000। ठीक है, 9,80,000। और जो आपकी परसेंटाइल हुई, इसकी परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि आप इसके 2% स्टूडेंट से नीचे हैं और 98% स्टूडेंट से ऊपर हैं, यानी 9,80,000 से आप ऊपर हैं, तो आपकी रैंक आई 20,000। और तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे पहले की मेरी सारी वीडियोस जो हैं, मैं उनका लिंक इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो आपको एक सिस्टमैटिक जो है वो पूरा सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स के बारे में जो भी मैंने बताया था, मीन मीडियन मोड का, उसको आप कंटिन्यूअसली उसको समझ के अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।